हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कई टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके सारे अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। फिर हमने 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ा। फिर 1907 का जो कांग्रेस का विभाजन होता है गर्म दल और नरम दल में, उसके बारे में पढ़ा। फिर तिलक और एनी बेसेंट जी की अध्यक्षता में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में, और होम रूल आंदोलन चलाया जाता है पूरे भारत में इन दोनों के द्वारा। फिर हमने उनके बारे में यानी उस आंदोलन के बारे में पढ़ा। पिछली क्लास में जो है हम लोग रॉलेट एक्ट और आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़े थे। आज जो है दोस्तों मेनली हम लोग इस क्लास में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 1920 से 22 के मध्य जो है चलता है भारत में। तो यह जो आंदोलन है दोस्तों, जो आपका भारत में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने से पहले, इसको विस्तृत रूप से जानने से पहले हम लोग इसके पीछे की घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो है एक दूसरे से जो है रिलेट है और एक दूसरे से यानी कि एक दूसरे को जोड़ती है कहीं ना कहीं, यानी एक का कारण दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। तो जब गर्म दल वाले यानी जो उग्र विचारधारा के लोग होते हैं वो कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं और नरम दल वाले जो है कांग्रेस के अंदर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस जो है धीरे धीरे और शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि जो नरम दल वाले रहते हैं उनकी कार्य प्रणाली ये रहती है कि वो बस एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं, शिष्टाचार शिष्टमंडल के द्वारा जो है अंग्रेजों के पास अपनी बात रखते थे। और अंग्रेज क्या है कि कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर समझती थी, बस वो कचरे के डब्बा में चला जाता था। उनके जो भी मांगे होती थी, जो भी रिक्वेस्ट होते थे, जो भी एप्लीकेशन वगैरह होता था। और यहाँ गर्म दल वाले चूंकि बाहर चले गए थे तो गर्म दल वालों के पास पैसा नहीं था और नरम दल वालों के पास पैसा था, तो उनके पास जज्बात वो नहीं थे, मीन्स कुछ जो कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति होती है, एक आक्रोश होता है, मन में जुनून होता है, वो नरम दल वालों के पास नहीं था। गर्म दल वालों के पास था, गर्म दल वालों के पास पैसा नहीं था। दूसरा, जब गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इसका फायदा उठा करके गर्म दल वालों को जो है यानी जो भी उग्र क्रांतिकारी विचारधारा के लोग रहते हैं उनको जो है धीरे धीरे जो है उनका दमन करना आरंभ कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता कि जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना वाले लोग जो है यानी नेता सबको तो पकड़ के अंदर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है कहीं ना कहीं यानी नेतृत्व के अभाव में क्या होता है दोस्तों कि वो यानी बढ़ता तो है लेकिन नेता का वहाँ अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बाल गंगाधर जी को 8 में जो है मांडली जेल में भेज दिया जाता है। जो आपका जो लाला लाजपत राय है वह विदेश चले जाते हैं। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल ये जो है सक्रिय राजनीति से लगभग समझिए संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि अजीब सी परिस्थितियाँ बनती है, लोगों के बीच जो है क्रांतिकारी भावना तो है लेकिन उनको नेतृत्वकर्ता का अभाव होता है। और यहीं पर होता है 1914 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो जेल से बाहर आते हैं मांडले जेल से, और यहाँ एनी बेसेंट एक समझिए कि एक बेस उनके लिए तैयार करके रखी होती है आपका होम रूल आंदोलन के थ्रू, क्योंकि उनको यानी बाल गंगाधर तिलक जी जब बाहर आते हैं तो उनको क्या चाहिए, एक मंच चाहिए, और जनता को क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए। जो क्रांतिकारी भावना के जो लोग थे उनको एक लीडर की आवश्यकता थी। तो यहाँ दोनों चीज का समावेश होता है और होम रूल की स्थापना होती है और यह आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है यानी पूरे भारत में फैलने लगता है, पूरा भारत में यह जो है जोड़ पकड़ता है। किंतु धीरे धीरे यानी 3-4 साल में यह आंदोलन देखते हैं कि खत्म होने लगता है, क्योंकि एनी बेसेंट जो है कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों की नीतियों को धीरे धीरे समर्थन करने लगती। तो ये आंदोलन लगभग 3-4 साल में खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या परिस्थिति बनती है दोस्तों, लोगों में जो आक्रोश और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कांग्रेस की असफलता जो है लोगों में आक्रोश की भावना को जो है विकसित कर रही थी। कांग्रेस जो है इतने सालों में कुछ हासिल ही अंग्रेजों से नहीं कर पाई, तो यहाँ और अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियाँ थी, जो अत्याचार था, जो उनकी नीतियाँ थी हिंदुस्तानियों के प्रति, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। उनका मन बढ़ रहा था, उनका शोषण हिंदुस्तानियों के प्रति बढ़ रहा था, क्योंकि उनकी हिम्मत कहीं ना कहीं बढ़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस जो है कुछ भी दबाव अंग्रेजों पर डालने पर सफल नहीं हो पा रही थी। ये परिस्थितियां बन रही थी, यानी ऑपोजिट पोजीशन सिचुएशन बन रहा था। तो यहाँ जो है लोगों में असंतोष होना लाजमी था।
तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि क्रांतिकारी भावनाओं के जो लोग हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाओं को वारदात देना आरंभ कर देते हैं, और इससे क्या होता है अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। अंग्रेज जब परेशान होते हैं तो वो सर सिडनी और रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पास करवाते हैं जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस रॉलेट एक्ट के बारे में दोस्तों हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो यहाँ क्या होता है, ये रॉलेट एक्ट जब पास होता है आपका, तो इस एक्ट का पूरे देश में विरोध चलता है। इसलिए विरोध चलता है क्योंकि इस कानून के तहत क्या था दोस्तों कि अंग्रेज सरकार जिसको भी चाहे, यानी जिस व्यक्ति पर उसको शक हो, यानी शक के बिना पर वो किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल सकता है और कितने भी समय तक वो जेल में रख सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है, यानी अनिश्चितकालीन तक उसको जेल में भी रख सकता है, उसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी 3rd डिग्री से टॉर्चर करे या उसको मार दे या कुछ करे, इसके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। मीन्स अगर किसी को पकड़ा जा रहा है तो ना उसको कारण बताया जाएगा कि हाँ तुम्हें क्यों पकड़ा जा रहा है, ना उसको यानी उसके रिश्तेदारों को उससे मिलने दिया जाएगा, उससे बातचीत करने दिया जाएगा, यानी ना अपील होगा, ना दलील सुनी जाएगी, और ना वकील, यानी वकील भी आप नहीं रख सकते हैं उस मुसीबत से, उस केस से, उस जो भी षड्यंत्र के थ्रू आपको पकड़ा गया उससे बचने के लिए। तो इसीलिए ये चूंकि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून था, तो पूरे देश में जो है आपका इसका विरोध होता है। मेनली जो है पंजाब, अमृतसर, लाहौर, ये सब में जो है आपका इसका ज़्यादा विरोध हो रहा होता है। तो पंजाब के 2 बड़े लीडर जो है उनको जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उस 2 बड़े लीडरों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक बाग रहता है आपका जालियांवाला बाग। तो इन 2 बड़े नेताओं के छुड़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो है जो कुछ क्रांतिकारी लोग जो है यहाँ पर उनको छुड़ाने के लिए मीटिंग करने वाले थे आपके 4 से 5 के बीच। उसी दिन क्या करते हैं दोस्तों कि जो अंग्रेजी सरकार है वह यानी कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है मार्शल लॉ लागू कर देते हैं पूरे पंजाब में। और इसकी जानकारी किन्हीं को नहीं दी जाती, यानी जनता को, जनसाधारण को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। और 13 अप्रैल का जो दिन रहता है दोस्तों, वहाँ उस दिन यानी वो दिन जो है पंजाब में जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसे हम लोग बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि चूँकि वो पर्व का दिन होता है तो लोग वहाँ पशु मेले में आते हैं और तरह तरह के मेले लगे हुए थे, और पर्व का दिन था तो ऐसे भी लोग घूमने निकले हुए थे। बगल में अमृतसर स्वर्ण मंदिर था, वहाँ भी कुछ लोग तीर्थ के लिए आए थे। तो धीरे धीरे शाम तक जो है इस जालियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा होने लगते हैं, और 5:37 पर जो है जनरल डायर आता है, 3 मिनट का टाइम देता है और लगभग 1600 राउंड में जो है गोलियां चलवा देता है इस पार्क में। यहाँ इस पार्क की विशेषता यह रहती है दोस्तों कि 10 से 12 फीट की इसकी दीवार रहती है जिससे लोग यानी फांद कर भी कूद नहीं सकते हैं। उसके बाद 5 गेट रहता है जिसमें कि 4 में ताला लगा हुआ रहता है, एक ही गेट खुला रहता है जिस गेट से जो है सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग मार दिए जाते हैं, कुछ लोगों को बचाया भी जा सकता था। तो यानी 5:37 के आसपास गोलियां चलवाई जाती है और 8 बजे जो है कर्फ्यू लगा दिया जाता है। यानी उस मेले में जो लोग घायल थे, मीन्स तुरंत तो सभी नहीं मरे होंगे, किसी के हाथ में लगा होगा, किसी के पैर में, किसी के कंधे में, किसी के कमर में, तो जो लोग तुरंत नहीं मरे होंगे एट ए टाइम तो वो घायल अवस्था में थे। और अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाता, उनके परिजन आ जाते, उनको देखभाल करते, उनको सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज करते, उनका ट्रीटमेंट होता तो बहुत लोग बच भी सकते थे। लेकिन अंग्रेजों की बेशर्मी देखिए, अंग्रेजों की क्रूरता देखिए कि उन्होंने क्या किया कि 8 बजे के आसपास कर्फ्यू लगा दिया। यानी जो लोग बचाए भी जा सकते थे अपने परिजनों के द्वारा, तो उन परिजनों को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपने परिजनों तक पहुंचे और उनको ट्रीटमेंट करवा सके। तो फिर हजारों की संख्या में लोग रात भर में तड़प तड़प करके जो है मर जाते। यानी उनकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था, उनकी बेशर्मी की कोई हद नहीं थी दोस्तों। इस तरह की ये घटनाएं उस काल में अंजाम दी जाती है आपको 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ क्या होता है, देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। तो कांग्रेस भी एक कमेटी गठित करती है इसके छानबीन के लिए, तहकीकात कमेटी, और
आपका अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स भी एक कमेटी बैठाते हैं, हंटर आयोग। तो इसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, हंटर आयोग में 5 सदस्य जो है अंग्रेज रहते हैं और 3 सदस्य भारतीय। भारतीय भी ऐसे जो जिनके नाम के आगे सर, नाइटहुड, राय बहादुर आदि की उपाधि लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो उनको ही सपोर्ट करते। तो एक लिपापोती किया जाता है और इस घटना को जो है यानी कि जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष साबित करके जो है उसे देशभक्त की उपाधि दी जाती है। यानी उसने जो कुछ भी किया तो वो अपने देशभक्ति यानी ब्रिटेन की देशभक्ति के लिए इतने हजारों लोगों को वो उसने मार दिया, इसके करके उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद तहकीकात कमेटी जो कांग्रेसियों के द्वारा स्थापित की जाती है वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, यानी ये धीरे धीरे ये मैटर ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन लोगों के अंदर क्या होता है दोस्तों, आक्रोश जो है धीरे 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 और बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी जो है दोस्तों आपका सक्रिय राजनीति में आ चुके होते हैं। इसी पीरियड में क्या होता है दोस्तों कि 1914 से आपका 18 के बीच क्या होता है दोस्तों, आपका प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध जो 14 में छिड़ता है, 18 तक चलता है। तो यहाँ जो है पूरी दुनिया जो है दोस्तों 2 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी 2 भागों में पूरी दुनिया विभक्त होकर के जो है युद्ध में शामिल होती है। एक रहता है आपका मित्र राष्ट्र और एक आपका धुरी राष्ट्र। तो ये जो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपका कौन कौन रहता है दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, और अधूरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन रहता है दोस्तों आपका जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया प्लस हंगरी, तुर्की। यानी ये दोनों जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में जो है पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी होती है और इनमें युद्ध चल रहा होता है। तो यहाँ देखिए मित्र राष्ट्र में दोस्तों भारत भी है, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है और ब्रिटेन के अधिकांश सैनिक यानी भारत में जो सेना थी ब्रिटेन की, वहाँ क्या थे, 1/3 आपका यानी 2/3 सेना हिंदुस्तानी थे। तो यहाँ हिंदुस्तानी भी इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं ब्रिटेन के थ्रू। और यहाँ देखिए जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र में आपका ये जो तुर्की है आपका, ये तुर्की मेन है आपका। ये तुर्की का अर्थ है दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य, यानी तुर्की का अर्थ सिर्फ तुर्की नहीं है। इस ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत यानी कि अभी का आधा यूरोप यानी यूरोप का कुछ भाग ले लीजिए और अरब का पूरा भाग, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो सारे देश, वो सारे राज्य इस ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और ये किसके साथ थे, धुरी राष्ट्रों के साथ थे। और यहाँ मित्र राष्ट्रों के साथ कौन थे, इंग्लैंड थे। तो हमारा मेन टारगेट है ब्रिटेन को समझना और सिर्फ तुर्की को समझना। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, मित्र राष्ट्र जो है जीत जाते हैं और ये धुरी राष्ट्र जो है हार जाते हैं। तो हारने वाले का बुरा हाल होता है किसी भी युद्ध के पश्चात, क्योंकि जब भी कोई युद्ध हारा जाता है, चाहे आपको विश्व युद्ध हो, चाहे आपका कोई क्षेत्रीय युद्ध हो, राष्ट्रीय युद्ध हो, तो वहाँ पर हारने वाले के और जीतने वाले के बीच क्या होता है, एक संधि होती है। और इस संधि के थ्रू क्या होता है कि यानी कि जीतने वाले राष्ट्र अपने अकॉर्डिंग जो है संधि बनाते हैं और उस संधि के तहत जो है हारने वाले राष्ट्र को इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको पंगु कर दिया जाता है, बीमार कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो इन फ्यूचर कभी भी उठ करके जो है जीतने वाले राष्ट्र का सामना ना कर पाए, उसका विरोध ना कर पाए। यानी उसकी अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी को समझिए एक तरह से तोड़ दिया जाता है, इस तरह का समझौता किया जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ बनी दोस्तों, चूंकि मित्र राष्ट्र जीत गए हैं यहाँ और धुरी राष्ट्र हार
हार गए। तो इनके बीच भी कई संधियां होती, खास करके जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि होती है, हम लोग सब जानते हैं कि वर्साई की संधि में इतना ज़्यादा अपमान किया जाता है जर्मनी का कि वो कहा जाता है कि इस वर्साई की संधि यानी प्रथम विश्व युद्ध में ही जो है दूसरे विश्व युद्ध की जो है नींव इस संधि के थ्रू पड़ गई थी। तो यहाँ बहुत सारी संधियाँ की जाती है। तो यहाँ हम लोगों को तुर्की को पढ़ना है दोस्तों, इतना डिटेल में तो जाना नहीं है। तो तुर्की का जो खलीफा होता है यानी तुर्की का जो सुल्तान होता है दोस्तों, उसे खलीफा का पद प्राप्त होता है। और खलीफा का जो ये पद होता है दोस्तों, ये संपूर्ण जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो बिलोंग करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं, ये सबका हेड होते हैं। यानी पूरी दुनिया का मुसलमान जो भी होगा वो सारा उस सबका हेड को कौन होगा, ये खलीफा, जो कि सुन्नी मुसलमान होता है। और ये सुन्नी मुसलमान जो है आपके पूरे दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बिलोंग यानी हेड होते हैं। इसको वो यानी पूरे दुनिया के मुसलमान जो है अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। तो यहाँ क्या किया जाता है दोस्तों, इसके साथ संधि की जाती है इंग्लैंड के थ्रू, और यहाँ पर जो है इसको यानी खलीफा के पद को अपदस्थ कर दिया जाता है। यानी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, धार्मिक जो शासन व्यवस्था थी धर्म के आधार पर, उसको ख़त्म करके क्या कर दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को जो है यानी घोषणा कर देते हैं इंग्लैंड लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बहाल करने का। तो इस युद्ध के पहले यानी इस युद्ध में हिंदुस्तानी जो मुस्लिम शामिल हुए थे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसके पहले यानी अंग्रेजों से एक डील हुई थी मुस्लिमों के, मुस्लिम लीग की, कि हम शामिल होंगे, लेकिन वहाँ जो है मुसलमानों को यानी तुर्की का जो खलीफा है यानी मुस्लिम कम्युनिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो वादे किए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया, अंग्रेज जीत चुका था। तो ये अपनी मनमानी करते हैं और इसको खलीफा का जो पद होता है उसको अपदस्थ करने की घोषणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य है आपका, इस ऑटोमन साम्राज्य को है टुकड़े टुकड़े करने की जो है घोषणा कर देता है ब्रिटेन। तो यहाँ क्या होता है कि खलीफा का पद के अपदस्थ करने की घोषणा होती है। तो ये खलीफा क्या करता है, पूरी दुनिया में जो है अपने दूत भेजना प्रारंभ कर देता है। यानी पूरी दुनिया में सभी जगह जो है अपने दूतों को भेजना प्रारंभ कर देते हैं और पूरा दुनिया का जो मुसलमान है उन सारे मुसलमानों से कनेक्ट होने का प्रयास करता है। यानी एक संदेश भिजवाता है कि इस्लाम धर्म खतरे में है और आप सबकी मदद की आवश्यकता है। तो हिंदुस्तानी तो ऐसे ही सबकी मदद करने के लिए रेडी ही रहते हैं। जब हिंदुस्तान में यह खबर आती है तो जो इसके मेन लीडर थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अबुल कलाम आज़ाद जी जो हो गए, ये लोग जो है इसका विरोध करते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम तो खुद गुलाम हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम गुलाम होकर के हम दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे कि हम दुनिया के अलग देश के लिए लड़ेंगे। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को पीछे करते हैं और इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। उनमें आपके हो गए अली बंधु, अली बंधु जिसमें कि मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, ये दोनों भाई होते हैं। ये दोनों भाई क्या करते हैं कि इस युद्ध में यानी ये मदद के लिए रेडी हो जाते हैं खलीफा की हेल्प के लिए, और ये जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो है एक दूसरे से जोड़ना शुरू करते हैं, अलग अलग तरह से बैठ के करते हैं और एक सारे मुसलमानों को जो है इस चीज़ के लिए रेडी करते हैं। धीरे धीरे इनके साथ जो है पूरे भारत के मुसलमान जो आ जाते हैं और ये एक कमिटी का गठन करते हैं। अली बंधु जो है क्या करते हैं दोस्तों, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली मिलकर के जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना करते हैं। और इसके अध्यक्ष किनको बनाया जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी को। देखिए एक मुस्लिम धर्म के लिए जो है एक युद्ध का आगाज हो रहा है और
उस आगाज यानी जिस कमेटी के थ्रू उस युद्ध का आगाज किया जा रहा है उसके हेड कौन होते हैं? एक हिंदू। तो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम की एकता का जो है बहुत बड़ा परिचय देखने को मिलता है। यानी उस टाइम तक ऐसा सिचुएशन बन गया था कि लोगों को ये समझ में आ गया था कि हमारे आपस के जो भी मतभेद है हमें अंदर ही रखना होगा। अगर अंग्रेजों से हम साथ मिल करके नहीं लड़े तो हम किसी भी हाल में जो अंग्रेजों को इस देश से भगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ एकता जबरदस्त देखने को मिलती है। इसके बाद दिल्ली में क्या होता है दोस्तों? इसकी पहली बैठक रखी जाती है, गांधी जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है गठन कर लिया जाता है। तो इस खिलाफत कमेटी के 3 शर्तें रहती है दोस्तों आपका, यानी खिलाफत आंदोलन जो है तो ये जो खिलाफत आंदोलन के लिए जो दोस्तों कमेटी गठित की जाती है तो इसकी 3 मांगे रहती है। पहली एक रहती है कि जो भी धार्मिक स्थल है, यानी मुस्लिम का जो ऑटोमन साम्राज्य का जो भी धार्मिक स्थल था, जो भी धर्म से संबंधित जो भी स्थान था, क्षेत्र था, उसमें कहीं पर भी जो है मित्र राष्ट्र जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उसमें कहीं भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उस स्थान को नहीं छीना जाएगा आपका यानी मुस्लिमों से। तो पहला क्या होता है? धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता, यानी कि पूरी तरह से जो है जो धार्मिक स्थल थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उस पर जो किसी तरह की दखल अंदाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका किसकी? तो मित्र राष्ट्रों की यानी ब्रिटेन की। पहली मांग रहती है इस खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो कमेटी रहती है। दूसरी जो मांग रहती है दोस्तों वह रहती है कि यानी कि ये जो एरिया है, यानी जो भी यानी कि जो जीता हुआ, चूंकि ब्रिटेन जीत चुका है और धुरी राष्ट्र में तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य हार चुका है, तो हारने वाले देश के साथ जीता हुआ देश क्या करता है दोस्तों कि उसके बहुत सारे क्षेत्र को छीन लेता है यानी विभाजित कर देता है। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो भी एरिया रहता है उसका उस एरिया को जो है एरिया में यानी कमी नहीं की जाएगी, एरिया को छीना नहीं जाएगा, यानी क्षेत्र को कम नहीं किया जाएगा। आपका तुर्की के खलीफा के क्षेत्र को जो है कम नहीं किया जाएगा, उसको छीना नहीं जाएगा। ये दूसरी शर्त में रहता है। तीसरा शर्त जो है यानी तीसरी शर्त में क्या रहता है कि यानी 4 जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले बड़े देश थे, जिसमें इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और अरब, ये जो 4 बड़े क्षेत्र है जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक रहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर जो है यानी कि आपको यानी मुस्लिम शासक ही रखे जाएंगे। यहाँ पर अन्य किसी धर्म का वर्चस्व नहीं रहेगा, अन्य किसी धर्म का शासन नहीं रहेगा। इन 4 क्षेत्रों पर जो है आपका मुस्लिम यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही जो है शासन करेंगे। तो ये 3 शर्त रखे जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? तो खिलाफत कमेटी के द्वारा आपको अंग्रेजों के सामने। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज तो मीन्स पहले से ही मतलब क्रूर थे, भारतीयों के साथ गलत कर रहे थे, यहाँ युद्ध में जीत चुके हैं, अब ये युद्ध खत्म हो चुका है, तो वो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ये क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी मांग को जो है वो मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ गांधी जी क्या करते हैं, क्योंकि गांधी जी इनकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं इस आंदोलन की, तो गांधी जी जो है अंग्रेजों को ये कहते हैं कि अगर ये सारी मांगे इस खिलाफत कमेटी की नहीं मांगी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से आंदोलन आरंभ करेंगे। यानी ये मुस्लिम बेस्ड आंदोलन था। तो गांधी जी ये धमकी देते हैं कि हम लोग जो है अगर इन खिलाफत कमेटी की मांग नहीं रखी जाएगी, नहीं मांगी जाएगी, तो हम लोग एक अलग से आंदोलन की जो है शुरुआत करेंगे। अब वह आंदोलन जो है क्या कहलाएगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन। तो बस क्या होता है दोस्तों, 1920 में, चूंकि अंग्रेजों को तो मानना है नहीं
हिंदुस्तानियों की बात, इस खिलाफत कमेटी की बात, तो महात्मा गांधी तो घोषणा कर ही चुके थे कि हम अगर बात नहीं मानी जाएगी, अंग्रेज नहीं मानेंगे इस खिलाफत कमेटी की बात, तो हम लोग एक अलग से आंदोलन की पूरे हिंदुस्तान में, यानी जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, इसके अलावा एक आंदोलन होगा जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाएगा, और इसमें पूरा हिंदुस्तान यानी सभी कम्युनिटी के लोग जो है इसमें भाग लेंगे, और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो ये घोषणा महात्मा गांधी कर देते हैं, और अंग्रेज इनकी बात नहीं मानते हैं, इस खिलाफत कमेटी की बात नहीं मानते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि फिर महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो असहयोग आंदोलन भी पढ़ेंगे दोस्तों कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तो यानी कि आज हम लोग जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितनी भी बातें थे, जितने भी तथ्य थे, जो भी जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, हम लोग सारे कुछ को जान लिए। आप लोग बुक उठाइए और आप इसको पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार देखिए, आपको जो भी आपका डाउट है, जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है, आपका क्लियर हो जाएगा, और आप लोग जो है इस टॉपिक को बेहतर तरीके से जो है एग्जाम में कवर कर पाओगे। तो चलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और सबसे जरूरी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देवी स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।